हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भारत में आर्थिक विकास कैसे हुआ। इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम देख चुके थे। अब थर्ड पार्ट में इसका आगे का जो पार्ट है वो मैं बता रहा हूँ। इसमें कुछ सुधार बैंकिंग प्रणाली में भी हुए थे। तो बैंकिंग प्रणाली में जो सुधार हुए आज हम उस पर बात करेंगे। तो 1991 के बाद बैंकिंग में सुधार हेतु नरसिम्हन कमेटी का गठन किया गया था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य जो था कि बैंक जनता से प्राप्त संसाधनों के ट्रस्टी थे और इनका प्रयोग सही तरीके से किया जाए ताकि जमाकर्ताओं को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। ये इसका मेन उद्देश्य था कि जनता जो पैसा जमा करती है उसी पैसे से बैंक ऑपरेट होते हैं, तो उन पैसों का सही उपयोग हो, इसके लिए नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। फिर हम देखते हैं कि नरसिम्हन समिति ने क्या क्या सिफारिशें की थी। सबसे पहले इन्होंने सिफारिश की थी कि एसएलआर को इस्तेमाल करने की विधि को तुरंत छोड़ दिया है। एसएलआर जो होता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। एसएलआर एक ऐसा अमाउंट होता है जो बैंकों को नकदी और विदेशी मुद्रा के रूप में अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है और उसके अनुपात में ही वो ऋण को जारी करते हैं अपने कस्टमर्स को। दूसरा था, इन्होंने बोला कि नगद आरक्षित अनुपात को मुद्रा एवं आधार नियंत्रण से मुक्त रखा जाए, जिसे हम सीआरआर भी बोलते हैं। तीसरा बोला कि वित्तीय संसाधनों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जाए। मीन्स अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो वस्तुओं की जो भी प्राइस होगी और जो भी क्वालिटी होगी वो इम्प्रूव होगी। चौथा, इन्होंने बोला कि आईडीबीआई द्वारा पुनर्वित्त का काम अपने पास रखा जाए, प्रत्यक्ष ऋण देने का काम पृथक इकाइयों को सौंपा जाए। मीन्स आईडीबीआई जो जिसका फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो इसको सिर्फ रिकन्स्ट्रक्शन के लिए ही के लिए रखा गया और बाकी जो ऋण देने का काम चलता था वो सब अन्य इकाइयों को देने की इन्होंने सिफारिश की। इसके बाद है कि वित्तीय संस्थाओं की परिसंपत्तियों का नियमित वर्गीकरण करना चाहिए। जो वित्तीय संस्थाएं उनकी परिसंपत्तियों का नियमित वर्गीकरण करना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला। और एक और इन्होंने सिफारिश की कि ब्याज जो दरें होती हैं उनका नियमन समाप्त करके उन्हें चक्रवर्ती समिति के सुझाव के अनुसार बैंक दर से संबंधित होना चाहिए। मीडिया ने नरसिम्हन समिति को बैंकिंग सुधार समिति भी कहा है। एग्जाम में कई बार आता है कि बैंकिंग सुधार समिति कब आई थी, तो ये नरसिम्हन समिति है। नरसिम्हन समिति भी दो पार्ट में आई है, फर्स्ट और सेकंड। तो एक तो 1991 में गठन किया गया था और दूसरी नरसिम्हन समिति जो थी वो 1998 में गठित की गई थी। इसमें देखते हैं देश में मजबूत एवं प्रभावी वित्तीय व्यवस्था को विकसित करने, बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार लाने, एनपीए में कमी लाने, पूंजी पर्याप्तता अनुपात में वृद्धि करने, बैंकों का रखरखाव, परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कोष की स्थापना करना है। इतने सारे लक्ष्य इसमें रखे गए थे। जो एनपी होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, जैसे कोई भी व्यक्ति लोन लेता है और वो उसको नहीं चुकाता है तो ऐसी संपत्तियों को नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने लोन का 3 महीने से ज़्यादा ईएमआई 3 महीने से ज़्यादा ईएमआई नहीं भर रहा है और इसका 6 महीने तक वो कंटिन्यू उसको नहीं भरता है तो ऐसी संपत्तियों को एनपीए में काउंट किया जाता है। दूसरा, इन्होंने बोला कि देश के जो बड़े बैंक हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करना चाहिए। मीन्स देश में जो बड़े बड़े बैंक थे उन्हें विदेशों में भी अपनी शाखाएं खोलनी है चाहिए। तीसरा है कि परिसंपत्तियों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर किया जाना चाहिए। साथ ही 2 लाख से कम ऋणों पर ब्याज निर्धारण का अधिकार बैंकों को दिया जाना चाहिए। मीन्स जो रिजर्व बैंक ब्याज दर डिसाइड करती है उसके लिए उन्होंने बोला कि 2 लाख से कम जो भी ऋण होंगे उस पर बैंक ब्याज दर का निर्धारण करेगी। फिर उन्होंने बोला कि प्राथमिक क्षेत्रों के लिए ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता को बंद किया जाना चाहिए। मतलब प्राथमिक क्षेत्र जो होते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी सब्सिडियाँ दी जाती हैं, उन्होंने कहा कि उनको बंद कर देना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि सुदृढ़ वाणिज्यिक बैंकों का परस्पर विलय किया जाना चाहिए। मतलब ऐसी बैंक है जिनका व्यापार काफ़ी अच्छा है, उनका विलय आपस में किया जाना चाहिए, जिससे क्या है उनका क्षेत्र जो है व्यापक हो जाए। इसके बाद एक और समिति आई इसी क्षेत्र में, दामोदरन समिति, जो 2011 में आई। इन्होंने अपनी सिफारिशें दी। इन्होंने बोला कि एटीएम और बैंक चेकबुक के न्यूनतम शेष का बंधन समाप्त किया जाना चाहिए। मीन्स पहले क्या होता था कि 1,000 रुपये बैंक में रखना है जो मैंडेटरी, तभी एटीएम और चेकबुक इशू की जाएगी। तो ऐसे न्यूनतम जो शेष होता है उन्हें समाप्त करने की इन्होंने सिफारिश की। फिर इन्होंने बोला कि जो पासबुक एवं आवश्यक सेवाएं हैं वो निःशुल्क होनी चाहिए। न्यूनतम शेष की स्थिति में बैंकों द्वारा वसूल किया जाने वाला दंडात्मक शुल्क उतने ही अनुपात में
रखने की समिति ने कहा जितनी राशि से खाते में कम हुआ हो। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे 1,000 रुपये से कम होने पर मान लो 100 रुपये अगर चार्ज लगता है, तो इन्होंने ऐसा बोला कि अगर जितना रुपये कम हुआ हो उतना ही चार्ज लिया जाना चाहिए। जैसे अगर 900 रुपये उसके अकाउंट में हैं, हितग्राही के अकाउंट में, और 100 रुपये उसने कम कर दिए हैं, तो 100 के अनुपात में देखा जाएगा तो 1000 के अनुपात में अगर 100 रुपये लगते हैं तो 100 कम करने पर 10 रुपये लगने चाहिए। तो ऐसा उन्होंने सिफारिश की। फिर उन्होंने बोला कि बचत खाते में राशि की सीमा 1 लाख से 5 लाख की जाए। होम लोन या अन्य लोन समय से चुकाने पर कोई दंडात्मक शुल्क ना वसूला जाए। और इसी प्रकार उन्होंने बोला कि दिन के अंतर्गत, जैसे आज अगर किसी ने लोन का रिपेमेंट पूरा कर दिया हो, एनओसी, तो जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स और एनओसी होती है उन्हें उसी दिन तत्काल ग्राहक को वापस दे देना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि पूंजी बाजार में क्या क्या चेंज मतलब आर्थिक सुधारों के तहत किए गए। पूंजी बाजारों के संदर्भ ऑनलाइन ट्रैक्टिंग के बदले जो है रोलिंग सेटलमेंट लागू किया गया। रोलिंग सेटलमेंट क्या होता है, जो T+2 अपने यहाँ जो चलता है वो T+2 डे, मतलब ट्रेडिंग जैसे आज की है तो इसके 2 वर्किंग डेज़ में आपका सेटलमेंट कर दिया जाएगा। मान लो आज, लेकिन इसमें जो है जो अवकाश रहते हैं, मतलब जो छुट्टियां लीव्स रहती हैं, उन्हें हटा दिया जाता है, मतलब वर्किंग डेज़ को काउंट करा जाता है। फिर कीमतों के निर्धारण में प्रशासनिक तंत्र के बजाय बाजार कारकों की भूमिका का विस्तार किया जाए। मतलब जो प्रशासनिक तंत्र होता है जो कीमतों का निर्धारण करता है, उसकी जगह बाजार जो बाजार के हिसाब से होना चाहिए। बाजार का जो भी उतार चढ़ाव रहता है उसके हिसाब से कीमतों का निर्धारण वस्तुओं पर होना चाहिए। फिर राजकोषीय सुधार के प्रयास किए गए। इसमें चलैया समिति के आधार पर कुछ सुधार किए गए। इसमें क्या है, सेवा कर में सुधार किया गया, कर ढांचे का सरलीकरण करा जाए, कर दरों का युक्तियुक्तकरण करा जाए, प्रत्यक्ष करों पर जोर दिया जाए। इसके बाद है कि कर भुगतान की प्रक्रिया को सरलीकरण किया जाए। राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए राजकोषीय नियमन किया जाए और व्यय प्रबंधन पर बल दिया जाए। इसके अलावा कुछ बाह्य क्षेत्र में भी सुधार थे, जैसे रुपए का अवमूल्यन। अपने देश में 3 बार रुपए का अवमूल्यन हुआ है। 1949 में हुआ था, 1967 में हुआ था, और अभी 2017 में मोदी जी ने किया था। इसके बाद कुछ और पॉइंट है। निर्यात प्रोत्साहन नीति को अपनाया गया। मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति की गई। मात्रात्मक प्रतिबंध क्या रहते हैं, कोई भी देश जैसे कितनी मात्रा में आयात या निर्यात करेगा उसकी सीमा की समाप्ति की गई। मुक्त व्यापार समझौते किए गए जिससे कि सभी पूरी दुनिया से व्यापार किया जा सके। घरेलू संरक्षण समाप्त। घरेलू उपक्रमों को जो संरक्षण दिया जाता था, घरेलू चीज़ों को प्रोत्साहित करने के लिए जो बंधन बाहरी, मतलब अन्य कंट्री के सामान पर जो बंधन लगाया जाता था, वो समाप्त कर दिया गया है। एकल खिड़की अनुमोदन। मतलब एकल खिड़की अनुमोदन का अर्थ होता है कि एक ही खिड़की पे सभी कार्य किए जाएंगे। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी ग्रुप्स में इसको शेयर करें। गाइस इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि जो हमारा शेयर मार्केट होता है वो कैसे वर्क करता है और क्या क्या उसमें पॉइंट्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।